हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 54 यानी कि 54 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 55 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान। तो निम्नलिखित में से किसके पास पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती है? तो जो फाइनल अथॉरिटी होती है टू अप्रूव 5 ईयर प्लान, तो वो होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी के पास, राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एनडीसी की बात कही गई है और यहाँ पर 5 ईयर प्लान की बात कही गई है, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं की बात कही गई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो देखो इसकी स्थापना कब की गई थी ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम पंचवर्षीय योजनाएं। अब पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू की गई थी? तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक लागू की गई थी। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर केंद्रीय बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट किसको रखा गया था? तो केंद्रीय बिंदु रखा गया था कृषि को यानी कि एग्रीकल्चर को। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बात की जाए सेकंड पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल 1956 से लेकर के 1961 तक था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें सेंटर पॉइंट किसको रखा गया था? केंद्रीय बिंदु क्या रखा गया था? हैवी इंडस्ट्री रखा गया था। और इसकी यह किस मॉडल पर आधारित था? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता दिए, ये आपको नोट रखने हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक और बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महाल नोबिस ने विकसित किया था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात की जाए, हु इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स इन इंडिया। तो किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया? तो वो किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि नॉर्मन बोरलॉग ये हैं कौन? तो देखो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी कि इनको वर्ल्ड में कहा जाता है, पूरे के पूरे विश्व में। फिर यहीं से आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है? यानी कि भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के पिता किसको कहा जाता है? हरित क्रांति के जन्मदाता किनको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। तो ये दो पॉइंट भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। ये तो हमने देखी ग्रीन रिवोल्यूशन। कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाइट रिवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो वो है वर्गीस कुरियन। ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात की जाए, द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू। तो भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया है इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी, इंटर क्लास इनइक्वालिटी, इंटर रीजनल इनइक्वालिटी, यानी कि इन सभी में ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन सभी में जो है तो भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया है। अब अच्छा, हरित क्रांति आई कब थी? तो यह 1960 के दशक में आई थी, ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट, जिसको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, तो ये प्रकाशित की जाती है यूएनसीटीएडी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, ऑप्शन बी में देख के रखा है WTO। तो WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है स्विट्जरलैंड में, जनेवा में। कहाँ पर? जनेवा के स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी में देख करके रखा है GATT। तो GATT की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ऑप्शन डी में है WEF। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी और प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। सो क्वेश्चन नंबर 60 की बात की जाए, वेयर इज़ इंडियाज़ मॉडर्नाइज्ड करेंसी नोट्स प्रेस सिचुएटेड? तो भारत की आधुनिक करेंसी नोट मुद्रा प्रेस कहाँ पर स्थित है? अब देखो, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो देखो आरबीआई ने दो आधुनिक यानी कि दो मॉडर्नाइज्ड करेंसी नोट्स प्रेस स्थापित किए हैं। अब वो कहाँ कहाँ स्थापित किए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो एक तो उसने स्थापित किया है कर्नाटक के मैसूर में, और एक उसने स्थापित किया है वेस्ट बंगाल के सालबोनी नामक जगह पर। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पर कर्नाटक का मैसूर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आरबीआई ने दो आधुनिक करेंसी नोट्स प्रेस स्थापित किए हैं, एक तो कर्नाटक के मैसूर में और एक वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में सालबोनी नामक जगह पर। ये दो नाम आपको यहाँ पर नोट रखते हैं। ये दो नाम अक्सर एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। अच्छा, कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो करेंसी नोट्स प्रेस स्थापित किए जाते हैं, कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जो करेंसी नोट्स जारी किए जाते हैं वो एक तो नासिक से जारी किए जाते हैं। नासिक कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है महाराष्ट्र में। और एक देवास नामक जगह से स्थापित किए जाते हैं, ये जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ये दो नाम भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। जो करेंसी नोट्स हैं वह कहाँ से पब्लिश किए जाते हैं? एक तो नासिक से किए जाते हैं और एक देवास से। ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। ये तो हमने देखे नोट। कई बार आपसे पूछा जाता है कॉइन्स यानी कि सिक्कों का। तो सिक्के कहाँ कहाँ से जारी किए जाते हैं? तो देखो, सिक्के एक तो मुंबई से जारी किए जाते हैं, हैदराबाद से जारी किए जाते हैं, कलकत्ता से जारी किए जाते हैं और नोएडा से जारी किए जाते हैं। ये नाम आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, 1 रुपये का सिक्का कौन जारी करता है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, व्हाट इज़ रेपो रेट? तो देखो, रेपो रेट क्या है? अब देखो, मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दूँ, मैं आपसे कई बार पूछता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो ये करता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति ये होती क्या है, इसका काम क्या है? तो देखो, आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीति के जरिए जो है तो रेट्स को बढ़ाने या फिर घटाने का काम करता है। और ये जो मौद्रिक पॉलिसी होती है इनमें ही आते हैं ये सारे के सारे रेट्स। जैसे रेपो रेट इसमें आ गया, उसमें रिवर्स रेपो रेट आ गया, उसके बाद सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो आ गया, एसएलआर आ गया। तो ये सारे के सारे रेट किस में आते हैं? मौद्रिक नीति में आते हैं। तो यहाँ पर देखो, रेपो रेट की बात की गई है। तो रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक, यानी कि इस दर पर आरबीआई बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप मोटा मोटा नोट करके चलो कि जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को थोड़े समय के लिए ऋण देता है तो उसको कहा जाता है रेपो रेट। ये आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, आरबीआई की यहाँ पे बात की गई थी, तो आरबीआई की यहाँ पे बात की गई थी। आरबीआई से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो देखो, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो देखो, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो वो था कलकत्ता में। अगर प्रेजेंट की बात की जाएगी तो प्रेजेंट में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। फिर कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आरबीआई के लोगो पर किसका चित्र होता है? तो देखो, आरबीआई के लोगो पर एक तो पाम ट्री का चित्र होता है प्लस टाइगर का चित्र होता है। ये दो नाम आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। और जो टाइगर होता है वह टाइगर कहाँ का है? तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो देखो, आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। फिर आपसे प्रेजेंट के भी पूछ लिए जाते हैं कि आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। और यह कितने नंबर के गवर्नर हैं? तो यह 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको आरबीआई के बारे में बता दी। ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, कुछ एक हिमाचल के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है? अब देखो, एक तो आपसे पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार और यहाँ पर आपसे पूछा गया है देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले तो आपको अक्षांशीय विस्तार का पता होना चाहिए। तो देखो, हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो वो है 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर के 33 डिग्री 12 मिनट। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर के 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है देशांतरीय विस्तार।
तो हिमाचल का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो वो है 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर के 79 डिग्री 04 मिनट पूर्व। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि टोटल एरिया कितना है, तो वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की जनसंख्या कितनी है, तो वो है 68,64,602। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, परमवीर चक्र विनर सूबेदार संजय कुमार बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो सूबेदार संजय कुमार हैं जिन्होंने परमवीर चक्र जीता है वे हिमाचल के किस जिले से संबंधित हैं, तो वह हिमाचल के बिलासपुर जिले से संबंधित हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ एक फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं कि वह किस जिले से संबंधित है। तो देखो यशपाल आपसे पूछा जाता है, यशपाल का संबंध कहाँ से है, तो वह है हमीरपुर से संबंधित है। किंकरी देवी आपसे पूछा जाता है, तो किंकरी देवी संबंधित है सिरमौर जिले से। रानी खैरगढ़ी आपसे पूछा जाता है, रानी खैरगढ़ी का संबंध कहाँ से है, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी से इनका संबंध है। रानी नैना देवी का संबंध कहाँ से है, तो रानी नैना देवी चंबा के राजा साहिल वर्मन की पत्नी थी, यानी कि आप कह सकते हो कि इनका संबंध कहाँ से है, तो चंबा रियासत से है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा रहा है मियाँ चोचू। मियाँ चोचू का संबंध कहाँ से है और वैद सूरत सिंह का संबंध कहाँ से है, तो इन दोनों का संबंध सिरमौर रियासत से है। महेशी देवी भी आपसे पूछा जा रहा है, महेशी देवी का संबंध कहाँ से है, तो महेशी देवी का संबंध है चंबा जिले से। तो ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ये सारी की सारी आपने नोट रखनी है। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, मणिमहेश यात्रा इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मणिमहेश यात्रा हिमाचल के किस जिले में होती है, तो यह चंबा जिले में होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ एक मेले भी आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जैसे शिवरात्रि मेला आपसे पूछा जाता है, यह कहाँ पर लगता है, तो यह मंडी जिले में लगता है। पत्थर का खेल कहाँ पर मनाया जाता है, तो पत्थर का खेल शिमला के हलोग में लगता है। सिप्पी मेला कहाँ पर लगता है, तो सिप्पी मेला शिमला के मशोबरा में लगता है। भैंसों का मेला कहाँ पर लगता है, तो भैंसों का मेला भी शिमला के मशोबरा में ही लगता है। तो ये कुछ फेमस मेले भी आपको नोट रखते हैं। उसके बाद बिलासपुर के कुछ इंपॉर्टेंट मेले देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो बिलासपुर में एक तो लगता है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला कहाँ पर लगता है, बिलासपुर के लुहणू मैदान में। ओके, इसकी शुरुआत किसने की थी और कब की थी, ये आपने जी कमेंट्स में बताओ। बाकी बिलासपुर में ही लगता है गुग्गा मेला। गुग्गा मेला देखो बिलासपुर के गेहड़वी में लगता है। जबकि एक और मेला है बिलासपुर का, वो है मारकंडा मेला। तो मारकंडा मेला कहाँ पर लगता है, तो मारकंडा मेला बिलासपुर के जुखाला में लगता है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। नैना देवी का मेला भी कहाँ पर लगता है, तो वो भी बिलासपुर में ही लगता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है बावन द्वादशी मेला, ये कहाँ पर लगता है, तो यह सिरमौर के नाहन में लगता है। पंचगोत्रा मेला भी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ पर लगता है, तो यह डिस्ट्रिक्ट ऊना में लगता है। तो ये कुछ फेमस मेले भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपने यहाँ नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बाबा बालकनाथ फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बाबा बालकनाथ मेला हिमाचल के किस जिले में मनाया जाता है, आप सभी को पता है बाबा बालकनाथ मेला हमीरपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हमीरपुर में कुछ एक फेमस मंदिर हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपको ने नोट रखने हैं। गसोता मेला कहाँ पर है, तो गसोता मंदिर कहाँ पर है, तो ये है हमीरपुर में। बिलकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो वो भी हमीरपुर में है। नर्मदेश्वर मंदिर भी हमीरपुर में है। झनियारी माता मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी हमीरपुर में है। शनिदेव का मंदिर भी कहाँ पर है, तो ये भी हमीरपुर में है। तो ये कुछ फेमस मंदिर भी आपने हमीरपुर के बारे में नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए, विच प्लेस इन हिमाचल इज़ फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग। तो हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के लिए कौन सा स्थान विख्यात है, तो वो है कांगड़ा का बीड़ बिलिंग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कांगड़ा की बात आई है, तो कांगड़ा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बसोवा त्यौहार। बसोवा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी आपने नोट रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो बसोवा त्यौहार मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और कांगड़ा में ही देखो ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर है, ज्वाला माता का मंदिर है, बगलामुखी माता का मंदिर है। तो ये कुछ फेमस मंदिर भी आपने कांगड़ा के बारे में नोट रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।